नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतोरतम और मेरे साथ ही मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। बाजार ने आज एसजीएस निफ्टी से क्यों लेते हुए शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन खुलने के साथ ही बाजार फिर नीचे आ गया और इस वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी को तो ऊपरी स्तरों से तकरीबन 80 से 90 अंकों की कमजोरी है और 18,300 के नीचे जाकर ट्रेड कर रहा है। 35 अंकों की नरमी आपको दिखेगी। सेंसेक्स से 125 अंक नीचे, लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां से थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। 125 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक और हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे शेयर जो बैंकिंग के जो दिग्गज है, आईसीसी बैंक या फिर एसबीआई, वहां पर 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर हम बाजार की ओवरऑल तस्वीर देखेंगे, बहुत ज्यादा खराब नहीं है। बिल्कुल इस वक्त एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है और अगर हम एनएससी के शेयरों की बात करें तो 979 शेयर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं हरे निशान में और उसके मुकाबले 1002 शेयर हैं लाल निशान वाले। कोल इंडिया है निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर, तकरीबन 5% नीचे है क्योंकि डिविडेंड का एडजस्टमेंट चल रहा है। वहां पे आज शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा आईटीसी काफी चला था, लेकिन अब धीरे धीरे करके शेयर ऊपरी स्तरों से नीचे फिसल रहा है। आज भी ये 2% शेयर कमजोर है आईटीसी का। ग्रासिम में भी कमजोरी है, करीब 1.5% के आसपास के नतीजे इसके आने वाले हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टेक महिंद्रा और इसके अलावा तमाम जो आईटी स्टॉक्स है वहां से कमजोरी के संकेत हमें मिल रहे हैं। रिलायंस भी आज बाजार को नीचे खींचने काम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर अल्ट्राटेक, हीरो मोटो, डॉक्टर रेड्डीज, एनटीपीसी कुछ ऐसे शेयर हैं जो बाजार को आज सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज बाजार कैसे ट्रेड करेगा, क्या चाल होगी, दिशा क्या होगी, उस पर भी आपको गाइड करेंगे और आपके जो भी स्टॉक्स हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो भी हम शो में जरूर शामिल करेंगे। तो फटाफट आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं रोज की तरफ। 9167329108 इस पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपको सही लगता है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ईटीएन स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया। सौरभ जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटीएन स्वदेश पर। कुणाल, हमने आज एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग देखी आज निफ्टी में, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी दिक्कतें लग रही हैं। हालांकि उम्मीदें ये थी कि जिस तरह से सीपीआई के नंबर्स आए थे, अब जिस तरह से यूएस में नंबर आए थे, वहां थोड़ा उत्साह बना था, तो शायद ऊपर टिकने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। आप ये बताइए कुणाल कि आज की रेंज क्या होगी और नीचे और आता है तो क्या आपको खरीदारी का कंफर्ट आएगा अगर हम इंडेक्स की बात करें तो? गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। अभिषेक, अगर हम ओवरऑल एक महीने के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो करीब करीब 13 अक्टूबर को हम 16,900 के पास थे और वहां से देखा हमने एक बहुत ही अच्छी सी शानदार रैली आई और ये रैली करीब करीब 18,400 तक जाके रुकी है। और अगर 3-4 दिनों की बात करें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमें देखने मिल रहा है और थोड़ी सी थकान भी काउंटर मार्केट में लग रही है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे हमें 2 लेवल्स ध्यान में रखने होंगे। 2 दिन पहले का जो बॉटम बना था वो था करीब 18,300 और जो हाई बना है वो है 18,450। तो इन दोनों के बीच में जब तक मार्केट रहेगा, आई थिंक एक साइडवेज टाइम कंसोलिडेशन होगा। यहाँ से अगर गिरावट आती है तो 18,100 तक के लेवल्स हमने देखने मिल सकते हैं और शायद 18,100 का लेवल अच्छा लेवल होगा जहाँ पे आप नई बाइंग कर सकें। बट फॉर टाइम बीइंग अगर यहाँ से गिरावट आती है तो 18,100 के लेवल तक बीच में हम कोई नई बाइंग नहीं करेंगे और थोड़ा सा पेशेंटली वेट करेंगे, कंसोलिडेशन होगा, फिर से बाइंग शुरू करेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है बट मार्केट में थकान तो क्लियरली दिख रही है, सो वी हैव टू बी कॉशियस एट दिस टाइम। ठीक है, तो ट्रेंड पॉजिटिव ही अभी बरकरार है, पर यहाँ पे फ्रेश ट्रेड्स लेने की जो कोशिश है वो ना की जाए तो बेहतर रहेगा। पर चलिए अब योर स्टॉक्स में आपके सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और लगातार हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं। तो सबसे पहले कुछ व्हाट्सएप क्वेरी शामिल करते हैं। हमारे पास संदीप जी का सवाल आया है, ये श्री रेणुका शुगर पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 450 शेयर्स हैं और 65 इनकी एवरेज बाइंग प्राइस है और अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा इनको, क्योंकि माफ़ कीजिएगा यहाँ पे इनको नुकसान हो रहा है थोड़ा सा। और एक बार सौरभ आपसे समझेंगे कैसे देख रहे हैं आप शुगर स्पेस में रेणुका शुगर्स को और क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से लॉस रिकवरी की उम्मीद लगा? जो मेजर प्ले चल रहा है शुगर स्टॉक्स में वो इथेनॉल का प्ले चल रहा है। हाल ही में अभी पीछे गवर्नमेंट ने कुछ इथेनॉल की प्राइसेस को भी रिवाइज किया था, तो मुझे लगता है कि वहां पर बस वो थोड़ा सा प्ले है। ट्रेडिंग के हिसाब से आप जरूर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि रेणुका में एक अच्छा खासा बाउंस आया है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके निकलने की कोशिश कीजिए।
श्रीलंका को लेकर ये व्यू, लेकिन आगे बढ़ेंगे। नीलेश का सवाल लेंगे गुजरात से। नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीलेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। हेलो जी नीलेश जी सवाल पूछिए अपना। जी सर नमस्कार। जी मैं नीलेश प्रजापति बोल रहा हूँ महसाना गुजरात से। जी सर सवाल मेरे पूछिए पास अपना। HDFC AMC शेयर पड़ा है, 1715 रुपीज में बाय किया है मैंने, 100 शेयर है। 1715 रुपए में आपने बाय किया है, 350 की क्वांटिटी है। ठीक है सौरभ जी, आपसे ही राय जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि एएमसी वाले जो स्टॉक्स थे कुछ समय से वहां पर हम अपमूव देख रहे हैं, और ये भी बाकायदा देखिए 2000 रुपए के ऊपर ये शेयर चला गया है। 1700 रुपए इन्होंने बिल्कुल नीचे के लेवल पे ही खरीदा है। ये बताइए कि अभी ये ठीक तो नहीं होगा ना कि एग्जिट की सोचना, अभी तो बने रहना चाहिए। देखिए, इसमें जो जितने भी एएमसी स्टॉक्स हैं, अगर हम ग्लोबल वैल्यूएशन कंपैरिजन करें और यहाँ पर भी देखें तो काफी वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे हैं। तकरीबन प्राइस टू बुक है वो 7 से 8 गुना पे चल रहा है। नो डाउट बिजनेस मॉडल अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और लॉन्ग टर्म स्टोरी काफी इंटैक्ट है। अभी आप इसको रख लीजिए, इसको होल्ड रखिए, लेकिन आपको ये थोड़ा ज्यादा लंबे समय के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ रहा है, तो जितने वैल्यूएशन में जो महंगे शेयर थे उसमें करेक्शन चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है साल 2 साल के हिसाब से अगर आप रखेंगे तो 15 से 20% आपको सालाना ग्रोथ जरूर मिल पाएगा। तो आप इसमें बने रहिए। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए HDFC AMC में आपको बने रहने की राय मिल रही है। आगे चलते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ CK ग्लोबल फोन लाइन पे मौजूद है। नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है। नमस्कार मैम, मेरे पास 100 शेयर है LIC हाउसिंग के, 412 रुपए के बाई में, तो क्या करना चाहिए मैम, उस पर राय जाननी है। ओके, हाल फिलहाल की खरीद है ये? मैम हाँ, करीब 20 दिन पहले किए मैम, रिजल्ट आने से पहले किए जस्ट। ओके, और इसके बाद हमने देखा कि स्टॉक ने काफ़ी गिरावट दिखाई, क्योंकि सितंबर के आसपास जो है करीब 430 के आसपास चल रहा था ये कुनाल, और उसके बाद नतीजों के बाद भी देखिए कोई उत्साह नहीं दिखा, और अभी स्टॉक करीब 370 के स्तरों पर है। क्या करना चाहिए? यहाँ पे नुकसान हो रहा है, 100 शेयर्स की क्वांटिटी है। क्या यहाँ से कुछ ब्रीदर लेते हुए स्टॉक फिर से एक अपसाइड की चाल दिखा सकता है, या चार्ट स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? तो सृष्टि, अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो जनवरी 2021 से लेके अब तक ये काउंटर ने एक रेंज बाउंड बिहेवियर दिखाया है, और ये जो रेंज है वो ऊपर की करीब करीब 450 के लेवल की बन रही है, और नीचे अगर आप देखिए तो 330 के लेवल की बन रही है। और इसके बीच में एक ही बार एक्सेप्शनल था जब मई में ये एक नया हाई बना के फिर से वो रेंज में आ गया था। हमें यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी। हमारे व्यूअर को एक सलाह मैं यहाँ पे ये दूंगा कि चार्ट स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ नेगेटिव तो नहीं है, बट ये रेंज के बीच में है, तो बने रहिए। जैसे ये काउंटर एक बार 450 या 430 के करीब आता है, वहां पे एग्जिट लेने का सोचिए। इस काउंटर में नई तेजी तभी होगी जब ये काउंटर 450 का लेवल ऊपर की बाजू क्रॉस करेगा, और बाय एनी चांस इन बिटवीन ये काउंटर नीचे आता है तो 330 350 के पास एवरेज आउट करिए, बिकॉज ये रेंज बहुत ही अच्छी है, थोड़ी लंबी अवधि की है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। तो सपोर्ट पे बाय करिए, रेजिस्टेंस पे सेल करिए, फिर भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो हम डेफिनेटली नया पोजीशन भी ऐड कर पाएंगे और इसका टारगेट लंबा सेट भी कर पाएंगे। फॉर टाइम बिंग इस काउंटर में बने रहने की सलाह बनेगी। ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस पर 400 रुपये के ऊपर जाने का व्यू तो है कुणाल का, वहां पर आप फिर से इसकी समीक्षा कीजिएगा। सेल ऑन राइस की सलाह आपको दी जा रही है। पटना से मृत्युंजय हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मृत्युंजय जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। हाँ सर, हिंडाल्को मेरे पास सर 200 शेयर है, 559 के प्राइस से 545 के भाव पर है 200 शेयर हिंडाल्को के मृत्युंजय के पास। अप्रैल मंथ में सर दिया था, तो आगे क्या करना चाहिए सर? अप्रैल की बाइंग है, 545 पर खरीदे थे, 450 रुपए का ये भाव है हिंडाल्को का। हालांकि आज थोड़ी सी सुस्ती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में एक चौतरफा बाइंग आ रही है, और बाइंग इस वजह से भी है कि LME पर जो मेटल के प्राइसेस हैं वो जिस भी कमोडिटीज़ के हों वहाँ पर हमने एक तेज़ उछाल देखा हो, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, भाव में काफ़ी तेज़ उछाल है। हिंडाल्को इसके भी नंबर अच्छे आए थे। सौरभ जी, हिंडाल्को हमने तेज़ी तो देखी है पिछले महीने भर की, अगर हम बात करें तो ठीक ठाक नीचे से रिवर्सल है हिंडाल्को में। आपका क्या व्यू होगा, क्या अभी निवेशित रहना चाहिए इसमें?
देखिए, जब से ये बात उठने लगी है कि चाइना कोविड रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम करेगा और प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ा-सा उन्होंने जो कदम उठाए हैं, उससे थोड़ा-सा सुधार आएगा, तो हमने देखा मेटल प्राइसेस में थोड़ा-सा उछाल आया और वैसे ही हम देख रहे हैं कि जो मेटल रिलेटेड कंपनीज़ हैं, उनके स्टॉक्स में भी उछाल आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि कंपनीज़ के जो मार्जिन थे, ये जो पहले एन्जॉय कर रहे थे, उसमें कंप्रेशन है। मुझे लगता है कि नीचे से काफ़ी हद तक एक चाल आ चुकी है। आपको काफ़ी सब्र रखना पड़ेगा अपने भाव के लिए, मुझे लगता है साल से 2 साल का सब्र रखना पड़ेगा, अन्यथा आप यहाँ से थोड़ा-थोड़ा निकलने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आप जल्दी बेचना चाहते हैं तो। ओके, तो ये थी आपके लिए हिंडाल्को पर रणनीति। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे शहर से ही अगले कॉलर वाराणसी से फ़ोन लाइन पे राहुल जी मौजूद हैं। नमस्कार राहुल जी, सबसे पहले तो बताइए क्या है माहौल वहाँ पे ठंड का? नॉर्थ इंडिया में ठंड ज़ोरों शोरों से, क्योंकि मुंबई में तो अभिषेक इतना बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रही है। सृष्टि, मुंबई में भी लगभग दस्तक दे चुकी है ठंड, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब नॉर्थ इंडिया में जब ठंड पड़ती है ना, तो मुंबई में उसकी आहट सी हो जाती है कि शायद जी। उधर ठंड पड़ रही होगी। जी। यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं, बट फिर भी एक सिहरन सी जो सुबह अगर आप निकलिए घर से, जैसे मैं निकलता हूँ, तो महसूस की जा सकती है। राहुल जी, क्या बनारस में ठंड पड़ना चालू हो गई? मैडम नमस्कार। यहाँ अभी ठंड कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ हल्की फुल्की सुबह शाम ठंड हो रही है। ओके, उम्मीद है मलइयो तो देखिए मिलना शुरू ही हो गया होगा। पर चलिए जी। आपकी स्टॉक क्वेरीज अब शामिल करते हैं। किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? मैडम मुझे एसबीआई पर जानी थी, एसबीआई कार्ड पर। मेरे पास 1065 पर 150 शेयर हैं इसके। ओके, एसबीआई कार्ड पे आपके पास 150 शेयर्स है। क्या बाइंग प्राइस है? क्या 1100 के आसपास है? मैडम 1065 रुपए पे ओके, है। 1065 की इनकी बाइंग प्राइस है। यहाँ पे इनको लॉस ही हो रहा है। सौरभ जी, एक बार आपसे समझेंगे, क्या राय रखते हैं आप एसबीआई कार्ड पे? देखिए यहाँ पे तो इनको लॉस हो रहा है और पिछले एक साल में देखें तो ये स्टॉक करीब 25% की गिरावट दिखा ही चुका है। क्या यहाँ पे कुछ एवरेज आउट करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि कोई बेहतर विकल्प की तलाश करें? देखिए, मुझे लगता है जब रिज़ल्ट आए तो बाज़ार को काफ़ी निराशा मिली, क्योंकि एसबीआई कार्ड के जब नतीजे आए तो उसमें देखने को मिला कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी हद तक हुआ और जिस तरह से बिज़नेस सोचा जा रहा था, बाज़ार सोच रहा था, वैसे बिज़नेस चला भी नहीं। इसीलिए काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिला। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन आया और हो सकता है यहाँ से 8-10% का बाउंस आ पाए, तो वहाँ पर आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं और मुझे लगता है कि स्ट्रीमलाइन जो मेन लाइन बैंकिंग है, आप इस पैसे को वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, जैसे कि बैंक बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, ये अच्छे विकल्प रहेंगे आपके लिए और वहाँ पर अगर आप 1 से 2 साल के लिए पैसा लगाएँगे तो आपको अच्छा मुनाफ़ा मिलने के चांसेस हैं। एसबीआई कार्ड में से कार्ड हटा दीजिए, एसबीआई में स्विच कर लीजिए। एसबीआई या फिर अगर आपको पसंद होता है बीओबी में भी आप मौके देख सकते हैं। ठीक है, ये व्यू एसबीआई कार्ड को लेकर। लेकिन नतीजों का आज ऑफिशियली आखिरी दिन है सृष्टि। नतीजे बहुत सारे आ रहे हैं और अरविंद फैशन ने भी अपने Q2 में बहुत ही दमदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। आय में 45% से ज़्यादा की ग्रोथ है। मार्जिन भी बढ़ के 6.9% से बढ़ के 9.8% पर पहुंच गई है। नतीजों पर और कंपनी के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद फैशंस के एमडी एंड सीईओ शैलेश चतुर्वेदी। शैलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी न्यूज़ संदेश पर। सर, मैंने देखा था कि आपने बेस्ट एवर आपने जो पहली तिमाही के नतीजे आपने पेश किए, अगर हम Q2 की बात करें तो हाईएस्ट एवर अब तक का सबसे ज़्यादा एक तिमाही की आय आपने पेश किए हैं। और हमें देख रहे हैं कि ये जो फेस्टिव सीज़न रहा है, ये 2 साल के बाद इतनी रौनक दिखी है फेस्टिव सीज़न में, या फिर शादियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। तो दूसरी छमाही जाहिर तौर पर बहुत अच्छी रहने वाली है। तो क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो रेवेन्यू है FY23 का, वो 4,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को 3 साल के बाद पार कर जाएगा इस बार? एएफएल में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्केल का ग्रोथ काफी अच्छी है। Q2 में भी हम 46% लास्ट ईयर से ग्रो किए एंड प्री कोविड से भी 32% के आसपास हमारी ग्रोथ है, तो काफी बढ़िया ग्रोथ है। एंड लास्ट 4 क्वार्टर में हम प्रॉफिटेबल रहे हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। इस क्वार्टर में Q2 में 3% के आसपास हमारा ग्रॉस मार्जिन और एबिटा परसेंटेज भी बढ़ा है। तो हम काफी खुश हैं, एक्साइटेड हैं कि जो हमारी ये जो 6 पावरफुल ब्रांड हैं, जैसे यूएस पोलो है, टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लाइन, एरो, फ्लाइंग मशीन एंड सफोरा, ये काफी मार्केट लीडिंग ब्रांड्स हैं। तो आप जिस तरह का नंबर आपने बताया है, उस तरह का नंबर अचीव करना काफी पॉसिबल है। हमारे कंपनी का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है आगे जाने के लिए।
ओके, तो ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आगे के लिए। नमस्कार अरविंद जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। इस बार अगर देखें शादियों का सीज़न, तो करीब 32 लाख से भी ज़्यादा शादियाँ होंगी इस सीज़न में, ऐसा माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं, पर आपके लिए डिमांड ट्रेंड इस बार इतना मजबूती से देखने को मिल रहा है और ऑन ग्राउंड स्थिति क्या है? देखिए, शादियां जो हैं वो इंडिया में काफी मेरे ख्याल से तो नंबर वन रीजन है शॉपिंग करने का। तो जब लोगों की के घरों में शादी होती है रिश्तेदारों के, तो सब लोग जाके शॉपिंग करते हैं, फॉर्मल साथ में कैजुअल ट्रैवल के लिए। तो हर तरीके की ब्रांड का बिजनेस बढ़ता है। तो हम बहुत खुश हैं कि इतनी शादियों का डेट्स है और इसके कारण डिमांड स्ट्रांग रहेगी। ठीक है। एक चीज़ शैलेश जी आपसे और भी समझना चाहेंगे। देखिए, आपके पास बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और हम देख रहे हैं कि मार्जिन्स आपका इम्प्रूव तो हो रहा है, लेकिन अगर आपके ही अगर कंपैरिजन वाले जो दूसरी कंपनियां हैं, अगर उससे हम तुलना करेंगे तो शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको भी हो रही होगी, क्योंकि उनका मार्जिन जो है 15% के आसपास तक का है। आपको क्या लगता है कि आपके मार्जिन्स कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे और आप इसके लिए ट्रिगर्स क्या बनेंगे? हमारा जो एबिटा का ग्रोथ है काफी इंप्रेसिव है। इस क्वार्टर में करीब 90% हमारा एबिटा ग्रोथ हुआ है और वो 11.5% के आसपास एबिटा 136 करोड़ जो है वो 11.5% है। तो जो गैप रहता है, जो टॉप ऑफ द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री से हमारा काफी गैप कम हो गया है और हम काफी एक्साइटेड हैं कि ये गैप और कम होगा और नेक्स्ट 12 महीने में हम और भी गैप कम कर लेंगे और इंडस्ट्री लीडिंग एबिटा के आसपास आ जाएंगे। और ये 3-4 रीजन से हो सकता है। एक तो है जो स्केल है, जैसे हमारा टॉप लाइन बढ़ता है उससे स्केल का लेवरेज आता है, कॉस्ट का परसेंटेज में कम होती है तो एबिटा बढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो वो प्रॉफिटेबल ग्रोथ हो। और दूसरा है कि जो हम मार्केट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमारी ब्रांड की प्रॉमिस, जो ब्रांड कस्टमर के साथ हमारा जो एक रिश्ता है उसको हमने काफी स्ट्रॉन्ग किया है। तो हमारे फुल प्राइस सेल थ्रू जो चीज हम पूरी कीमत के साथ बेचते हैं वो परसेंटेज बढ़ा है। इसके कारण डिस्काउंटिंग कम हो रही है। तो वो डिस्काउंटिंग कम होती है तो उसी के कारण हमारा ग्रॉस मार्जिन और एबिटा 2.5-3% के बीच में बढ़ रहा है और वो कंटिन्यू रहेगा। और एक दो जो हमारी वीक ब्रांड थी उनको हमने टर्न अराउंड किया है, जैसे कि अब एरो एबिटा पॉजिटिव है तो उसका भी कंपनी के ओवरऑल मार्जिन स्ट्रक्चर पे काफी अच्छा फर्क पड़ता है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये जो 3-4 तरीके से हमारा गैप जो भी है कम होगा। लेकिन अभी जो लास्ट 2-3 क्वार्टर में हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट है वो काफी इंप्रेसिव है और इंडस्ट्री के सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में से कहा जा सकता है। ओके, बस शैलेश जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि अब आपका एक ब्रांड जो कि एरो है वो एबिटा पॉजिटिव टर्न अराउंड होते हुए दिखा है उसको पिछले क्वार्टर में हमने, बट क्या अन्य ब्रांड्स में भी ऐसा एक टर्न अराउंड स्टोरी डेवलप हो रहा है? और साथ ही जो इमर्जिंग ब्रांड्स हैं उसमें किस तरीके का ट्रैक्शन और ग्रोथ है, इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे ना पोर्टफोलियो में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। तो जो काफी ब्रांड जिनका ऑलरेडी हाई एबिटा मार्जिन है, डबल डिजिट के ऊपर ऑपरेटिंग मार्जिन, तो टॉमी हिलफिगर है, यूएस पोलो है, ये सब बिजनेसेस ऑलरेडी काफी डबल डिजिट एबिटा पॉजिटिव हैं। एरो का एक बात थी जो हमने पहले बोला था कि वो कोविड के टाइम में फॉर्मल ब्रांड जो लोगों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो उसमें उसकी डिमांड कम हुई थी, उसको भी हमने रिवाइव किया है और लास्ट क्वार्टर ऑनवर्ड हमने बताया था कि एबिटा पॉजिटिव हो गया है। वो बहुत ही अच्छी न्यूज है हमारे एबिटा ओवरऑल मार्जिन के लिए और हम आप चाहेंगे कि उनका इंप्रूवमेंट एक्सेलरेटेड पेस पे हो एबिटा का। तो हमारी ब्रांड्स अच्छी हैं और इंडस्ट्री में इतना अच्छा ब्रांड पोर्टफोलियो बहुत ही कम कंपनियों के पास होगा। जो टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लाइन, यूएस पोलो ने 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है अक्टूबर तक में और लीडिंग कैजुअल वेयर ब्रांड है। फ्लाइंग मशीन यूथ ब्रांड है। एरो बहुत ही वेल नोन हाई क्वालिटी फॉर्मल ब्रांड है। तो हम काफी अच्छा हमारा पोर्टफोलियो वेरी वेल प्लेस फॉर प्रॉफिटेबल ग्रोथ। ठीक है शैलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों के अलावा आगे के आउटलुक पर भी हमसे चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा अरविंद फैशंस के शेयर पर राय लेंगे। सौरभ जी, आपसे देखिए, बहुत बड़े बड़े वाकई ब्रांड्स इनके पास हैं। यूएस पोलो है, फ्लाइंग मशीन है, एरो है, टॉमी हिलफिगर भी है, कैल्विन क्लाइन, हेंज, तमाम बड़े ब्रांड्स हैं। और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं शैलेश जी कि ऑफिसेज खुले उसके बाद
सेल्स ने पिकअप किया, त्योहारों का भी मोमेंटम चल ही रहा है। और ये आप देखिए किस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस उसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्योंकि 6-8 महीने हुए जब हम कोविड के संकट से बाहर निकल के लोगों ने दफ्तर जाना शुरू किया, और आप देखिए 6 महीने में जो परफॉर्मेंस है करीब करीब 55 से 60% के आसपास का रिटर्न है। आपको क्या लगता है सौरभ जी कि अभी ये जो तेजी है अरविंद फैशंस की, आगे भी ऐसी ही जारी रहेगी, और क्या मौजूदा स्तर पर भी आप कंफर्टेबल हैं अगर किसी को राय देनी हो खरीदारी करने के लिए शेयर में? मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय काफी अच्छा है इस तरह की कंपनी के लिए, खासकर ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं ना, उनकी डिमांड बहुत स्ट्रांग है। अगर आप स्टोर्स पे इंक्वायरी करेंगे तो जो बिल वैल्यू है वो काफी बढ़ रहा है। जिस तरह से कंपनी की मैनेजमेंट अभी बता रही थी कि मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, डिमांड बहुत अच्छी है। यूएस पोलो और टॉमी हिल्फिगर जैसे ब्रांड ने 1000 करोड़ रुपए का सेल अभी तक कर चुके हैं, तो ये बहुत एक अच्छे संकेत है। और मुझे लगता है आने वाले 6 महीनों में ये जो ग्रोथ देखने को मिल रही है और ज्यादा इसका जो पेस है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के शेयर आपके पोर्टफोलियो में आप जरूर ले सकते हैं, और क्योंकि जो फ्यूचर आउटलुक है वो काफी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अरविंद फैशंस का फ्यूचर आउटलुक अच्छा है। चलिए इस नोट पर एक तो रोज की तरह विश्वमोहन हमारे साथ मौजूद हैं और आज वो कमोडिटी की एबीसीडी में लेकर आए हैं कॉटन से जुड़ी बारीक बातों को आपके लिए आसान भाषा में। तो विश्वमोहन जी, जैसे कि हम अभी कपड़ों की बात कर रहे थे कि कपड़ों की डिमांड जो है बहुत जोरों शोरों से दिख रही है, 32 लाख से ज्यादा शादियां हैं, क्या इस बार कॉटन कम होता हुआ तो नहीं दिख रहा है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में तो ज़रूर सप्लाई की दिक्कतें हैं, लेकिन घरेलू बाजार को लेकर अच्छी खबर ये है कि पिछले 2021-22 में 312 लाख गांठ कॉटन का उत्पादन हुआ था। एक गांठ में 170 किलो होता है, लेकिन इस साल 344 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान है और सरकार ने जो लक्ष्य तय कर रखा है वो तो 370 लाख गांठ का है। तो इस बार उत्पादन को लेकर घरेलू बाजार में दिक्कत नहीं है। और जो ओवरऑल 2022-23 में जो खपत को लेकर अनुमान है वो है 300 लाख गांठ, यानी कॉटन को लेकर अच्छी खबर है। तो आज हम बात करते हैं कॉटन की ही एबीसीडी की, कॉटन कारोबार को समझते हैं। आपको बता दें कि भारत में कॉटन का जो एरिया है वो 120 लाख हेक्टेयर में सालाना हम सोइंग करते हैं, लेकिन उस हिसाब से यील्ड नहीं है। दुनिया में का जो औसत यील्ड है उससे 50% से भी कम यहाँ पर यील्ड है। उसी वजह से कॉटन उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन अगर उत्पादन के एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, एमपी, साउथ के कुछ राज्य, गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां पर कॉटन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और कॉटन उत्पादन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मिलों में होता है, इंडस्ट्री के लिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कॉटन सीड्स से इसके ऑयल भी निकालते हैं, कॉटन सीड केक वगैरह का इस्तेमाल पशु चारे के तौर पर भी होता है। तो इसका वायदा कारोबार भी है कॉटन का। MCX पर सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट मंथ के पहले दिन इसकी शुरुआत होती है और मंथ का जो आखिरी जो भी कारोबारी दिन होगा उस दिन इसकी एक्सपायरी होती है। इसके बाद इसके लॉट साइज की अगर बात करें तो 25 का लॉट साइज है, यानी जो भी आपको फ़ायदा या नुकसान होगा, 1 रुपये के भाव में उतार चढ़ाव से आपको 25 रुपये का फ़ायदा या यहाँ पर नुकसान होगा। इसके अलावा कुछ और अगर आपको इसके फंडामेंटल्स जानने हैं तो किस तरह की सोइंग हुई है, किस तरह के प्रोडक्शन के नंबर आए हैं, CI वगैरह का अनुमान क्या है, किस तरह के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की स्थिति है, ओवरऑल आवक क्या है, आवक क्या है मंडियों में, तो तमाम ऐसे फैक्टर्स देख के आप इसके प्राइस का अंदाजा लगा सकते हैं और फिर इसके वायदा कारोबार में ट्रेड कर सकते हैं और प्राइस रिस्क को हेज भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। विश्वमोहन, अगर किसी को मान लीजिए महंगे कपड़े खरीदना हो, उसके खिलाफ कॉटन हेज है क्या? जी, महंगे कपड़े के लिए तो कॉटन हेज नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इस वायदा कारोबार में अगर आप पोजीशन लेके जरूर उसकी हेजिंग कर सकते हैं और प्राइस लग रहा है कि आपको दाम आगे बहुत बढ़ने वाले हैं तो उसका नुकसान यहाँ पर आप भरपाई कर सकते हैं। ठीक है, तो विश्वमोहन ने कॉटन की जो भी छोटी छोटी बातें हैं या फिर किस तरह से आप फ्यूचर्स में कमोडिटी मार्केट में जाके आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, कॉटन की स्थिति क्या है, प्रोडक्शन से लेकर सारी चीज़ें, सारी डिटेल विश्वमोहन ने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आगे बढ़ेंगे, रोहतक से अब शंकर का सवाल लेंगे। यह है IEX के शेयर को लेकर। 400 शेयर हैं 175 रुपये के भाव पर। सौरभ जी, IEX हम देख रहे हैं कि लगातार निराशा दे रहा है। पिछले साल के जो भी गेंस थे वो तो गंवा दिए हैं और तकरीबन अब 1.5 साल के लोवेस्ट लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है कि कोई रिकवरी के कोई संकेत आपको मिल रहे हैं क्या? क्या करना चाहिए? और ऊपर लेकर अब जो लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, अभी वो निवेशित रहें या फिर अभी मौका है निकल जाए?
देखिए लार्जली ये तो वैल्यूएशन करेक्शन है आईईएक्स जैसे स्टॉक्स में, क्योंकि ये इकलौता बिजनेस था जो कि काफी महंगा हो गया था। जब कॉस्ट ऑफ मनी सस्ता था, बाजार अच्छे से चल रहे थे, तो बहुत महंगा हो गया था। अभी वैल्यूएशन करेक्शन लार्जली है। और कुछ ऐसा भी है, कुछ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की जिनकी हालत खराब है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो भी शायद कुछ ट्रेड नहीं कर सकते। इस तरह की कुछ खबरों के चलते आईईएक्स में और पिटाई देखने को मिली। मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबा कुछ सुधार आने वाला है, यहाँ से चीजें बदलने वाली हैं आईईएक्स के लिए। आई मीन्स वैल्यूएशन वापस उस जगह पहुंचेगी जहां पर पहले कभी हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि आपके लिए यही सलाह रहेगी कि आप बाउंस में निकलने की चेष्टा करें और इसकी एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं करें। ठीक है, तो ये थी आपके लिए आईएक्स को लेकर राय। पर आगे बढ़ते हैं। एक व्हाट्सएप क्वेरी आई है, पुणे के रहने वाले हैं प्रवीण जी। इनका सवाल है रतन इंडिया पे। इनके पास 600 शेयर्स हैं और 46 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सौरभ जी, आप क्या राय रखते हैं रतन इंडिया पे? देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये कंपनी जो है कई सारी चीज़ों में है। अगर इसकी बात करें तो रिवॉल्ट करके इनकी एक ईवी है, साथ ही एनबीएफसी के लिए ये कंपनी तैयारियां कर रही हैं, ड्रोन में भी इनका थोड़ा सा प्रेजेंस है। आपकी क्या राय है? क्या कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ सपोर्टिव लग रहे हैं? क्योंकि स्टॉक में देखें तो थोड़ी सी चाल ज़रूर देखने को मिली है। और सितंबर तिमाही में कंपनी ने एक प्रॉफिट भी घोषित किया है। क्या कुछ एक टर्न अराउंड स्टोरी है? क्या करना चाहिए निवेशकों को? देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए आप बने रह सकते हैं और 1-2 क्वार्टर देखिए, क्योंकि इंडस्ट्री में सुधार लग रहा है। जब इंडस्ट्री सुधार करती है तो इस तरह की कंपनियों में भी सुधार देखने को मिलता है। दूसरी एक कॉस्ट प्रेशर भी कम हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मेटल्स के प्राइसेस काफी नीचे आए हैं, जिससे इस तरह की जो छोटी कंपनियों उन्हें फायदा मिलता है। तो फिलहाल के लिए आप बने। ठीक है, रतन इंडिया को लेकर सौरभ जी का ये व्यू। लेकिन हम आपको बता दें कि बीएसई आईपीएफ के सहयोग से टाइम्स ग्रुप एक इन्वेस्टर कैंप का आयोजन करने जा रहा है बीएसई के कन्वेंशन हॉल में 19 नवंबर यानी कि शनिवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होने वाले इस कैंप में देश के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स और फंड मैनेजर शामिल होंगे। कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह, सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम, सैपिएंट वेल्थ एडवाइजर्स के चेयरमैन ध्रुव मेहता और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा इस कैंप में निवेश को लेकर अपने अनुभव साझा करेंगे और बाजार में मौकों का फायदा आपको किस तरह से उठाना है उसकी स्ट्रेटजी भी बताएंगे। इस खास कैंप में हिस्सा लेने के लिए आप हमारे फोन नंबर 9717211060 पर फोन करें या फिर एसएमएस के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले जरा बीएसई के जो शेयर हैं, खास तौर से सेंसेक्स के शेयर, उनका परफॉर्मेंस कैसा है उसका जरा एक बार हम जायजा ज़रूर लेंगे। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं कि इस वक्त खास हलचल नहीं है। 148 अंक नीचे है सेंसेक्स। 61,475 का स्तर आपको अपने स्क्रीन पर दिखेगा। यानी कि घंटे भर करीब करीब 30-40 मिनट पहले जहां से हमने शुरुआत की थी वहां से कुछ खास बदलाव नहीं है। अगर हम शेयरों की बात करें तो ज़्यादातर शेयर इस वक्त लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ 11 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान में हैं और उसके मुकाबले 19 शेयर लाल निशान में हैं। सबसे ज़्यादा कमज़ोर है आईटीसी, 340 रुपये का भाव इस वक्त दिख रहा है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा, टेक महिंद्रा, रिलायंस, टीसीएस, सन फार्मा, कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि 1 से 1.25% के आसपास की नरमी है। अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, एनटीपीसी, ये वो शेयर हैं जो इंडेक्स को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक व्यू सौरभ जी आपसे, देखिए आईटीसी चूंकि टॉप लूजर है सेंसेक्स में भी, आप निफ्टी की बात करें तो वहां भी यही स्थिति है। आप ये बताइए कि आईटीसी आपको कंफर्टेबल लग रहा है क्या? क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया है तो जो शायद मौका चूक गए होंगे जो लोग, उनके लिए मौका बन रहा है क्या ये? देखिए, आईटीसी एक ऐसा शेयर है कि मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन के हमेशा सस्ता लगता था, वैल्यूएशन थोड़े से बेटर हुए हैं और अभी वैल्यूएशंस के ऊपर जाने के लिए बहुत जगह है। तो मुझे लगता है कि जो भी आईटीसी में अब तक नहीं चढ़े हैं या लेना चाहते हैं, उनके लिए जो करेक्शन आ रहा है ये अच्छा मौका है धीरे-धीरे इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी अच्छी स्टोरी बाकी है। अभी इसमें जो डीमर्जर का स्टोरी प्ले आउट होना है, एफएमसीजी बिज़नेस का अलग होना है, होटल बिज़नेस का अलग होना है, तो वैल्यू अनलॉकिंग अभी बाकी है। और दूसरी बात ये है कि कंपनी के जितने भी सेगमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो टोबैको हो, चाहे नॉन टोबैको हो, चाहे होटल हो, चाहे पेपर बिज़नेस हो। तो मेरा व्यू यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा अगले 2-3 साल के लिए।
ठीक है, तो अगले 2 से 3 साल के लिए जो है आपको आईटीसी में पॉजिटिव नजरिया ही बनते हुए दिख रहा है सौरभ जी की तरफ से, और एक लॉन्ग टर्म बेट आपके लिए हो सकती है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब से हमारे साथ अगले कॉलर राहुल फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग राहुल, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? जी मैम, मेरे पास आपटस के शेयर है 900। ओके, क्या बाइंग प्राइस है इसमें राहुल आपके? 302। ओके, 302 पे इन्होंने 900 शेयर्स में एंट्री ली है और अभी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट भी हो रहा है इनको। पर स्टॉक में अगर हम देखें लिस्टिंग के बाद से तो सौरभ जी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला है। एक बार डिप ज़रूर आया था, करीब 230 के आसपास एक काउंटर ज़रूर दिखा था, पर फिर से रिकवर करते हुए 325 के स्तर पे फिलहाल बैठा हुआ है। क्या ये रिकवरी की उम्मीद आगे भी जारी रहनी चाहिए? क्या कुछ कंपनी के फंड सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि लिस्ट हुए हुए इसे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो इसीलिए आपसे एक बार फंडामेंटली राय जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको फाइनेंस स्पेस पे प्ले करना है तो सिर्फ हाउसिंग ही नहीं, आपको बैंकिंग स्पेस पे प्ले करना चाहिए। बहुत अच्छे बैंक अवेलेबल हैं, वैल्यूएशन भी कम है, तकरीबन 2 बुक वैल्यू पे, 1 बुक वैल्यू पे। वहीं एप्टेस हाउसिंग जैसा जो शेयर है वो 5 टाइम बुक वैल्यू पे चल रहा है, और जिसके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़ेंगे क्योंकि ये बैंक से बोरोइंग करते हैं और पब्लिक से बोरोइंग करते हैं, इनके कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा होते हैं और बैंक के डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में ये रहते हैं, और बैंक काफी सस्ता हाउसिंग लोन देता है। तो मुझे लगता है कि जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो एप्टेस के बजाय आपको वैल्यूएशन के गैप के हिसाब से भी और ग्रोथ के हिसाब से भी बैंकिंग में ज्यादा अच्छा मिलेगा। मेरी सलाह ये रहेगी यहाँ पर आप मुनाफा बुक करके एसबीआई जैसे शेयर में शिफ्ट करें पैसे। ठीक है, मुनाफा बुक करने की सलाह है, यहाँ से निकल जाइए। एसबीआई में शिफ्ट करने की आपको सलाह है सौरभ जी की तरफ से। 600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है एसबीआई का शेयर। आगे बढ़ेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ संतोष। संतोष नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? ठीक है, संतोष से संपर्क नहीं हो पा रहा है, इनका सवाल हमारे पास जरूर आ गया है। ज़ेनसार टेक के शेयर इनके पास हैं, 500 शेयर हैं 233 रुपए के भाव पर। ज़ेनसार टेक, कुणाल आपसे व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, अगर हम आईटी स्पेस की बात करें तो मिड कैप में ज़्यादा कार्नेज है। अगर साल की शुरुआत से जोड़ेंगे तो शेयर 40%, 50%, 60% तक टूट गए हैं। ज़ेनसार की भी यही कहानी है, लेकिन दिक्कत फंडामेंटली भी है। लगातार 7 तिमाहियों से इसके मार्जिन में हमने प्रेशर देखा है और लगातार मार्जिन कम हुआ है ज़ेनसार टेक का। शेयर भी है 52 वीक लोज के आसपास। आपको किसी रिवर्सल की उम्मीद है कुणाल ज़ेनसार टेक में, या फिर अगर नुकसान हो गया है बावजूद इसके आप शेयर से निकलने की सलाह देंगे और कहीं और कोई बेहतर विकल्प बताएंगे आप? एब्सोल्युटली अभिषेक, अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे आपने बताया इसमें फंडामेंटल्स की भी दिक्कतें थी और ये काउंटर बहुत ही अच्छा करेक्शन में आ चुका है। ब्रॉडर कंसोलिडेशन साइडवेज चल रहा है काउंटर। इस काउंटर में जब तक 240-250 के ऊपर के लेवल्स नहीं देखने मिलते तब तक इस काउंटर को डेफिनेटली अवॉइड करने की सलाह बनेगी। मुझे आईटी सेगमेंट में जो काउंटर एज ऑफ नाउ अच्छा लग रहा है और जो मैंने आई एम जस्ट राइटिंग द रिपोर्ट ऑल्सो ऑन इट एंड दैट इज टेक महिंद्रा। अब ये टेक महिंद्रा में मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन से ये काउंटर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। एज ऑफ नाउ 1050 का लेवल चल रहा है, हम इसमें ब्रेकआउट की वेट करेंगे, वो है 1080 का। जिस दिन ये काउंटर 1080 के ऊपर जाता है आई थिंक इस काउंटर में बॉटम फॉर्मेशन बन जाने का कंफर्मेशन मिलेगा और यहाँ से एक स्टेडी रिवर्सल मिल सकता है। तो फॉर टाइम बिंग डेफिनेटली ज़ेनसार से एग्जिट करें। 250 के ऊपर जाएगा तो हम रीविजिट करेंगे एंड कीप एन आई ऑन टेक महिंद्रा, 1080 के ऊपर बाइंग करेंगे। ठीक है, तो ज़ेनसार से निकल के टेक महिंद्रा में दाव खेलने की गुंजाइश लगाई जा रही है और यहाँ पे कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं वो भी आपको कुणाल ने बताया। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ बंगाल से सुरजीत जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? सभी को मॉर्निंग एंड नमस्कार। मेरे पास एमडीसी का 100 क्वांटिटी है @110 रुपीज पे, तो मैं और एनएमडीसी को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या लेवल सही होगा ऐड करने के लिए? और एक क्वेरी मेरे साथ मैं जानना चाहता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा और एनटीपीसी में मैं एंटर करना चाहता हूँ, तो उसका टाइमिंग क्या, मतलब कौन सा प्राइस में एंटर करूँ? अगर वो मुझे बताएंगे तो अच्छा होगा लॉन्ग टर्म के लिए। ओके,
तो देखिए, एक तो शेयर ऑलरेडी सौरभ जी इनके पास पोर्टफोलियो में है। नतीजे यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिले थे और इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इसे डाउनग्रेड किया था, जहाँ पे सिटी ने इसको डाउनग्रेड किया है। और इसके बाद अगर हम देखें तो करीब 5% के आज ये काउंटर गिरावट दिखा रहा है। पर सुरजीत जी के पास 133.5 रुपीज़ की बाइंग प्राइस है। 100 शेयर्स ये होल्ड करते हैं। क्या यहाँ पे इनको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, या फिर अभी फिर से जिस तरीके से मेटल काउंटर्स चल रहे हैं, एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि थोड़ी ये सेलिंग थमती हुई नजर आए, फिर से एक अपचाल देखने को मिले? क्या एवरेज आउट करने की आप इन्हें सलाह देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मेटल और माइनिंग स्पेस थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। अभी चाइना की पॉजिटिव न्यूज आने की वजह से हमने देखा कि थोड़ा सा मेटल प्राइसेस में उछाल देखने को मिला है, लेकिन ग्रोथ कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। जो सेंट्रल बैंक का रवैया है इन्फ्लेशन को लेके, वो अभी भी कड़ा है। इंटरेस्ट रेट हो सकता है उतने नहीं बढ़े, लेकिन वो लंबे समय तक ऊपर जरूर रह सकते हैं, तो इसलिए मेटल प्रेशर में रह सकता है। मुझे लगता है कि फाइनेंस बैंकिंग स्पेस काफी अच्छा लगता है। जैसे इन्होंने सवाल पूछा बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के शेयर में अगर आप धीरे धीरे करके पैसे लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे हिसाब से अगले 1-2 साल के लिए बैंकिंग स्पेस ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, आप तो एनएमडीसी में तो थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ही सलाह है। जो ग्रोथ आउटलुक है वो अभी भी इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। पर एक और राय जानना चाहते थे सौरभ के, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही एनटीपीसी दोनों ही काउंटर्स को देखें तो साल की शुरुआत से लेकर अब तक बहुत ही अच्छा रनअप दिखा चुके हैं। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा तो लगभग दुगना हो चुका है, 96% का उछाल देखने को मिला है, और एनटीपीसी भी अपने रिकॉर्ड स्तरों पे देख रहे हैं। क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए क्योंकि एक अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो कौन सा ऐसा प्राइस पॉइंट आप सुझाएंगे कि जहाँ पे इनको फ्रेश बाय के लिए देखना चाहिए? देखिए, अगर दोनों में ज्यादा किस में रिटर्न मिलने के चांसेस है, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस में ज्यादा रिटर्न बनेगा। तो और जहां तक बैंक ऑफ बड़ौदा की बात है, मुझे लगता है कि स्टॉक एक तरफा काफी जोर से चला है, तो थोड़ा करेक्शन की आप जरूर वेट कीजिए। तकरीबन 7-8-10% का करेक्शन पे आप लेना शुरू कीजिए, क्योंकि अब अगर अब रिसेंटली भी आप देखेंगे तो 100 रुपए से तकरीबन 160-70 रुपए शेयर बिका है। तो थोड़ा सा करेक्शन पे आप थोड़े करेक्शन की वेट कीजिए। ठीक है, तो बैंकिंग स्टॉक्स पर ये व्यू। लेकिन जोधपुर से मोहन सिंह को जोड़ेंगे। मोहन जी नमस्कार, कौन से शेयर पर आपका सवाल है? सर, मेरे पास 350 शेयर है LIC के, LIC इंश्योरेंस के, और GMR इंफ्रा है 2000। ठीक है, GMR इंफ्रा कौन से भाव पर? 35 रुपए में है 2000। 35 और रुपए के LIC भाव पर है 610 में ले रखे हैं। और एक सवाल है GV का पावर, जी 14,845 है, 5 रुपए में ले रखे। ये साल भर हो गया मेरे पास पड़ा है। मोहन जी काफी बड़े इन ट्रेडर तीनों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे। अक्सर सवाल आते हैं और मैं रुक सकता हूँ? जी मोहन जी, आपको ज़रूर हम आपको गाइड करेंगे, आपको सलाह देंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं LIC के साथ। सौरभ जी, LIC नतीजे अच्छे आए थे, मुनाफे में हमने देखा था कि बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीफोल्ड जंप था। प्रीमियम इनकम की बात करें तो उसमें भी 30% के आसपास की ग्रोथ थी, और शेयर में इन नतीजों के दम पर हमने बढ़त देखी भी। इनकी तो खरीद भाव बहुत ही आकर्षक है, 610 रुपये खरीद है। क्या ये होल्ड करें इस शेयर को? और उनके लिए भी राय दे दीजिए जिनको IPO में अलॉट हुए थे 904 वाले भाव पे, वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या आपकी रणनीति होगी? देखिए, बात ये है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन पे हल्का सा महंगा आया था, और जिस तरह से शेयर में पिटाई हुई है, तो बाजार में निवेशकों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। नो डाउट नतीजे काफी अच्छे आए, और एक ये संकेत दे रहे हैं कि जिसके पास अगर शेयर होल्डिंग में है तो उसमें जरूर उसको बने रहना चाहिए। अगर अगले क्वार्टर के भी नतीजे इसी हिसाब से आते हैं, तो मुझे लगता है स्टॉक धीरे धीरे अंडर परफॉर्मर से मार्केट परफॉर्मर और आउट परफॉर्मर बन जाएगा। तब इसमें हम रिव्यू कर सकते हैं कि इसमें पोजीशन नहीं लेनी चाहिए नहीं। फिलहाल के लिए सलाह ये रहेगी, जिस तरह से नतीजे कंपनी ने दिए हैं तो आप इसमें बने रहें। LIC में बने रहने की सलाह है। चलिए डालें तो अभी भी 18,300 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी 73 पॉइंट्स की फिलहाल तेजी दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी फिलहाल तो अपने आप को हरे निशान में होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर देखते हैं किस तरीके का ट्रेड देखने को मिलता है। पर आपके सवाल जवाब हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं, और अगले कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ पुणे से। राहुल, नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? Namaste. I had owned a TTML share of price of 380. Sorry, I had owned TTML share at the price of 168. Total quantity 380 shares. ओके राहुल, काफ़ी समय पहले की खरीद है, और क्या कुछ
स्टडी करके आपने इस काउंटर में एंट्री ली थी, बस ये जानना चाहेंगे, या फिर क्योंकि ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया था तो आप एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए इसमें आपने निवेश किया था? मैंने एक्चुअल में देखा था कि उसका 1 ईयर रिटर्न 700-800% दिखा रहा था, सो और 1 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ, बट वो मतलब व्हेनेवर जब भी वो मैंने बहुत एवरेज कर करके ये प्राइस पे लाया है 168 पे। प्रीवियसली वो 250 220 के प्राइस पर था एवरेज करके मैंने उसको 168 प्राइस पे लाया है। तो राहुल, अब मैं 66,000 मेरा इसमें डाला हुआ है मैंने, तो आई एम स्टक अप, मतलब ये कब अभी ऊपर चढ़ेगा? ओके, पर राहुल एक छोटी सी एडवाइस कि पास्ट रिटर्न्स को देख के ट्रेंड को राइड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जो पहले की परफॉर्मेंस है उससे आप आगे की परफॉर्मेंस, क्योंकि ये कैश का स्टॉक है और काफ़ी वॉलेटाइल है, इसको जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी हो जाता है। और आप देखिए कितना आपने एवरेज आउट किया और अभी नुकसान भी हो रहा है। पर चलिए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि क्या करना चाहिए TTML में। देखिए सौरभ जी, आपने इनका सवाल सुना कि एवरेज आउट कर करके भी इन्होंने प्राइस 170 पे लाया है। स्टॉक की ज़बरदस्त चाल थी, हमने काफ़ी डिस्कस भी किया था कि क्या कुछ काउंटर्स हैं और क्या इस तेज़ी में भरोसा करना चाहिए। पर क्या अब इन स्तरों से कोई एक रीबाउंड और रिकवरी की उम्मीद रखें? आपकी क्या राय रहेगी इनके लिए? ये मुझे लगता है कि ये फिर इस तरह का एक केस सामने आया जहां पर प्रॉपर होमवर्क नहीं किया गया। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो तकरीबन जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव है, तकरीबन 25-26 हजार करोड़ रुपए, और इतने ही देनदारी है कंपनी की। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो हर क्वार्टर में लॉस पोस्ट कर रही है कंपनी। इस तरह की इस शेयर में स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हुआ था और उसी को देख के मुझे लगता है ये चढ़ गए, जैसे बता रहे हैं फास्ट रिटर्न इन्होंने चयन किया। पर मुझे लगता नहीं कि कोई टर्न अराउंड के चांसेस हैं। अभी इनके पैसे जरूर घट गए हैं, तकरीबन 40-50% का नुकसान भी हो रहा है, पर मुझे लगता है कि यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि टर्न अराउंड के कोई भी चांसेस नहीं है। जिस तरह की कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, तो मुझे लगता नहीं कि स्टॉक में वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी, बल्कि ये स्टॉक और रिएक्ट नीचे की तरफ जरूर कर सकता है। तो आप इसमें से कोशिश करें निकलने की। ठीक है, टाटा टेली से कोशिश करनी चाहिए निकलने की। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि बाली में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है और आज पीएम मोदी की तकरीबन 10 बड़े नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। G20 सम्मेलन में क्या कुछ खास है, क्या अहम मुद्दे हैं, इस पर जानकारी के लिए चलेंगे अपने सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी के पास। श्रृंजॉय, बताइए। G20 मीटिंग शुरू हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब वहाँ पहुँच चुके हैं बाली में। आज का इश्यूज में 3 बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। एक है फूड सिक्योरिटी, एक है एनर्जी सिक्योरिटी एंड फाइनली हेल्थ। देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो हो रहा है ये लड़ाई के लिए हो रहा है। लड़ाई जो चल रहा है यूक्रेन में बिटवीन रशिया एंड द यूक्रेन, इसीलिए पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए इंडिया का दिक्कत आ रहा है और इसीलिए इंडिया खरीद रहा है रशिया से पेट्रोलियम एट स्पेशल प्राइसेस। अब देखने पड़ेगा क्या हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऑलरेडी कह चुका है व्लादिमीर पुतिन को दैट द वॉर हैज़ टू एंड, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर। सेकेंड प्रॉब्लम जो आ रहा है फूड सिक्योरिटी का, 12% ऑफ द वर्ल्ड्स कैलोरीज आर प्रोड्यूस्ड बाय रशिया एंड यूक्रेन। अब जब तक लड़ाई चलेगा तब तक फूड स्कैरसिटी होगा वर्ल्ड में, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितने हैं उनको इफेक्ट सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कोविड। देखिए, हेल्थ कोविड एक प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम था लास्ट ईयर। किसका पता नेक्स्ट ईयर क्या होगा, कौन सा आउटब्रेक होगा, इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इसीलिए बातचीत चल रहा है। बायलैटरल का दिन है कल और लग रहा है यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ऑलरेडी कह चुका है दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट बाइडेन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ईच अदर। इसका माने एक बायलैटरल का चांस है और ऋषि सुनाक से भी एक बायलैटरल का चांस है। अब देखने पड़ेगा कल क्या होने वाला है, लेकिन आज का 3 मेजर इशू है। एक एनर्जी सिक्योरिटी, सेकंड फूड सिक्योरिटी, थर्ड हेल्थ।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सृंजॉय, पूरी जानकारी बाली से हमारे दर्शकों के लिए लाने के लिए। और देखिए तो वहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन में कौन से फोकस एरियाज हैं, क्या कुछ चीज़ों पे बात होने वाली है, ये पूरी जानकारी आपके लिए हमारे सहयोगी लेकर आए। पर चलिए